हाय दिस इज़ ऑनलाइन वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन अरबेट चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6 पॉलिटी का, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें यूनियन और जो टेरिटरी है वो हमारे उन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर आते हैं? ये पार्ट 1 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर के 4 इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने ये फ्रेज शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज़ की, जबकि इंडिया एक फेडरेशन है? तो हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड को क्यों यूज़ नहीं किया जैसा कि अमेरिका यूज़ करता है? इसके दो कारण हैं। एक तो जो स्टेट्स हैं उनके बीच और यूनियन के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम उस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। और एक जो स्टेट्स हैं वो कभी भी यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को यूज़ करते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट को वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड, अब उसमें कौन कौन सी स्टेट और टेरिटरीज होंगी? उसके अंदर वो स्टेट और टेरिटरीज होगी जो हमारे शेड्यूल 1 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके बारे हम आगे तसल्ली से डिस्कस इसी चैप्टर के लास्ट में करेंगे। और तीसरा है भाई, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज आएंगी इंडिया के अंदर जो हम जिनका हम डिस्कस कर रहे हैं। टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आ सकती है, ऐसी टेरिटरीज आ सकती है जो यूनियन टेरिटरी हो, या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उनकी दूरदृष्टि थी कि आगे हम जिस कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तो उसे भी हम रख सकते हैं। हमने कौन कौन सी टेरिटरी वैसे एक्वायर करी है? हमने एक्वायर की, गोवा की थी, हमने दादरा नगर हवेली करी थी, दमन और दीव को भी एक्वायर किया था, दमन एंड दीव को भी एक्वायर किया था, पुडुचेरी को एक्वायर किया है, साथ ही साथ सिक्किम को एक्वायर किया था। अब इन्हें एक्वायर किस प्रकार किया जा सकता है? जो भी इंटरनेशनल लॉ हैं, जो कि मोड्स हैं, उनके थ्रू किया जा सकता है। उनमें क्या क्या हो सकता है? उनमें कोई ट्रीटी के साथ, कोई संधि के साथ हम उन्हें एक्वायर कर सकते हैं, किसी गिफ्ट से, परचेज करके, लीज पे लेके, जैसा चाइना कर रहा है, श्रीलंका, और उनको इतना डेप्ट में, पाकिस्तान को इतना डेप्ट में गिर रहा है कि बाद में उनको क्या कर रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं। ऑक्यूपेशन से भी किसी रूलर से, जो रिकॉग्नाइज रूलर है, उसे हितरेटू ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कन्क्वेस्ट से जीत करके ये हम अपनी जो टेरिटरीज उनको इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स बाय द पार्लियामेंट एंड थ्रू द लॉ एज इट डैम्स फिट। इसका क्या मतलब है? मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट को बना सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। किन रूल से? जो उनको खुद को बढ़िया लगे उस रूल से वो बना सकते हैं। मतलब इसके जो रेगुलेट करना है जो इस पार्ट को, वो किसके ऊपर छोड़ रखा है? वो सारा का सारा पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ रखा है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 3 पे। आर्टिकल नंबर 3 को याद करने की शॉर्टकट फॉर्म है फिदा। फिदा, अब ये फिदा क्या है? फिदा से एफ से फॉर्मेशन, आई से इंक्रीज, डी से डिक्रीज, ए से अल्टरनेशन, और एक और एक आ गया, इसका भी क्या होगा? अल्टर। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरनेशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट। तो इसमें अब ए पार्ट पे आ जाते हैं। जो एफ था, दोबारा हम लिख देते हैं फिदा। तो पहले एफ का क्या मतलब है? पहले एफ का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। पहले का मतलब है फॉर्मेशन होने किसी भी दो स्टेट की, किस प्रकार? या तो कोई सेपरेशन से हो सकती है या फिर दो स्टेट्स को आपस में जोड़ के हो सकती है। दूसरे का क्या था? आई का मतलब था इंक्रीजिंग, सो इट चेंज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट। फिर डी आ जाता है चेंज बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द स्टेट। फिर ए था अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। फिर से ए था अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट। तो किस प्रकार यूज़ करना है इसको याद रखेंगे फिदा से। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर।
यही आर्टिकल नंबर 4 है जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने की बात कर रहे थे। तो आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि जो लॉज बने हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर, वो अमेंडमेंट करवाएंगे फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अंदर। क्यों करवाएंगे? क्योंकि शेड्यूल 1 जो है आपको सबको पता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है यूनियन और उसकी स्टेट और यूटीज़ जो हैं उनके बारे में सबके नाम लिखे हुए हैं। तो मतलब यदि उसमें कोई चेंज आ रहा है आर्टिकल नंबर 2 या 3 से, तो उसे कहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, उसे शेड्यूल 1 के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा भाई। शेड्यूल 4 के अंदर क्यों चेंज कर रहे हैं? शेड्यूल 4 के अंदर इसलिए चेंज कर रहे हैं कि शेड्यूल 4 के अंदर क्या होता है, अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू डिफरेंट स्टेट्स एंड ड्यूटी। जो राज्यसभा की स्टेट्स हैं उनको, राज्यसभा की सीट है उनको डिफरेंट स्टेट्स को कितनी कितनी सीट मिलेगी वो उसके अंदर है, तो मतलब उसके अंदर भी चेंज होएगा। तो इस प्रकार आर्टिकल नंबर 4 जो है डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को करता है अफेक्ट। अब कई लोगों ने क्या कहा कि इंडिया तो भाई क्या है, इंडिया है एन इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। इंडिया एक इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल इंडिया स्टेट्स। काफ़ी बेहतरीन लाइन है। ये कहता है कि इंडिया वो यूनियन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और ये किससे बनी है, ये टूटने वाली स्टेट से बनी हुई है। मतलब इंडिया ने एक बीच की लाइन अपनाई थी जिसमें हम इतनी आसानियत से इनको बना नहीं सकते, स्टेट्स को वो चेंजेस नहीं कर सकते, पर उनके अंदर चेंज हो सकता है। अब जो ये नई बन रही है हमारी स्टेट्स वगैरह, क्या ये आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आती हैं? जो हम अल्टर कर रहे हैं चेंजेस वगैरह, क्या ये इसके अंदर आते हैं? जी नहीं, ये आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं आती हैं, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया ऐसे लॉ जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे। और किस प्रकार पास होंगे? सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा पास होंगे। ठीक है, अब इंडिया की हमने बात कर ली, स्टेट को किस प्रकार कर सकते हैं। अब बीच में एक बार एक मुद्दा हुआ था कि इंडिया और बांग्लादेश का एक टेरिटरी के ऊपर आपस में डिस्प्यूट था, उसका सोल्यूशन इंडिया चाहती थी। तो वो एक फॉरेन स्टेट पॉलिसी होगी ना, इंडिया अपनी एक थोड़ी सी जगह थी वो देना चाहती थी बांग्लादेश को, और उसकी जगह पर हमारी जो वहाँ पे स्टेट थी वो वहाँ से लेना चाहती थी, जो बराबर का एरिया था दोनों का, तो आपस में चेंज करना चाहती थी। उसके बाद फिर डिस्प्यूट हो रहा था, तो उसे कैसे चेंज किया जा सकता है? जो इंडिया की टेरिटरी है, यदि कोई फॉरेन स्टेट को दे रहे हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल नंबर 368 का यूज़ होगा। परंतु जो डिस्प्यूट चल रहा है किसी एक एरिया के ऊपर, उसके बारे में कोई भी आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं होगा, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहा था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। जैसा आपको सबको पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया के अंदर कितनी प्रिंसिपल स्टेट्स थी? टोटल 552। इतने बड़े एरिया को अब अंग्रेज तो कह के चले गए थे या तो आप इंडिया मिल जाओ या भैया पाकिस्तान में मिल जाओ, पर रियलिटी में उन्हें किसने मिलाया था? रियलिटी उन्हें मिलाया था सरदार पटेल जी ने। अब 552 में से 549 तो बोले जी हाँ ठीक है हम इंडिया के साथ मिल रहे हैं, लेकिन 3 जो थे वो मना कर गए। कौन कौन 3 थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को बाद में हमने किस प्रकार से एनेक्स किया था? पुलिस एक्शन के द्वारा। जबकि जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम करवा लिया था और हमने उसे अपने अंदर मिला लिया था। जबकि महाराजा हरी सिंह वाले कश्मीर को हमने सेशन द्वारा
अपने अंदर इंडिया के अंदर मिलाया। इसका कुछ स्टेट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में कहाँ चला गया था, पाकिस्तान की तरफ चला गया था। तो उसके बाद में जो इतनी स्टेट्स बन गई थी इंडिया की और यूनियन बन गई थी, उनको इंडिया ने 1950 के अंदर किस में डिवाइड कर दिया था, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट बनाए थे, 4 पार्ट बनाए थे। क्या नाम रखा था, A B C एंड D। अब जो पार्ट ए था उसके अंदर टोटल कितनी स्टेट्स रखी गई थी, ये टोटल जितनी भी स्टेट्स थी वो टोटल बनाई गई थी 29। और पार्ट ए के अंदर टोटल 9 स्टेट्स को रखा गया था। ये कौन से थे, ये गवर्नर के प्रोविंसेस थे, किस टाइम के, ब्रिटिश इंडिया टाइम के, उन्हें इसमें रखा गया। पार्ट बी के अंदर किसको रखा गया, इसके अंदर उन प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया जिनकी अपनी क्या थी, लेजिस्लेचर थी। और पार्ट सी के अंदर किसे रखा गया, पार्ट सी के अंदर उन चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस को रखा गया, साथ ही साथ कुछ प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया जो कहाँ से एडमिनिस्ट्रेट होती थी, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट थी, जिन्हें केंद्रीय सरकार चला रही थी। और पार्ट डी के अंदर एक अकेला अंडमान निकोबार को छोड़ दिया गया। तो 9 और 10 और 1 टोटल कितने हो गए, 29। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने स्टेट का डिवीजन किया था। आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से अलग अलग स्टेट लैंग्वेज बेसिस पे फॉर्म हुए और किस प्रकार इंडिया के अंदर जो आज जितने स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनकी फॉर्मेशन कब कैसे हुई। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।